नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम 12th क्लास में बॉटनी पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। अपनी 12th क्लास में बॉटनी के अंदर 5 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है जो कि 4 नंबर की है। और इस फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर है वो है आवर्त बीजी पादपों में जनन। सबसे पहले इसमें आता है आवर्त बीजी पादप किसको कहते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें फल, फूल, बीज बनते हैं तथा बीज फल वित्ती के द्वारा ढके हुए रहते हैं, वो सभी पौधे कहलाते हैं आवर्त बीजी पादप। यानी आवर्त बीजी जो पादप है, जिसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। आवर्त बीजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आवर्त, दूसरा है बीजी। आवर्त का मतलब होता है गिरा हुआ या ढका हुआ। बीजी मतलब बीज, यानी इसके अंदर बीज है वो गिरा हुआ होता है या ढका हुआ होता है। किसके द्वारा? फल भित्ति के द्वारा। इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, यानी ढका हुआ। स्पर्म मतलब सीड, यानी बीज। बीज इसके अंदर ढका हुआ होता है। तो आवर्त बीजी के पौधे वे पौधे होते हैं जिसमें फल, फूल, बीज बनते हैं तथा बीज फल वित्ती के द्वारा ढके हुए होते हैं, वो पौधे कहलाते हैं आवर्त बीजी के पादप। और आवर्त बीजी के पादप है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक बीजपत्री पादप और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री पादप, मोनोकॉट और डाइकॉट। एक बीजपत्री पादप, मोनोकॉट प्लांट, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है। जैसे धान वाली जो फसलें हैं, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये सभी एक बीजपत्री के पौधे होते हैं और ये हमेशा 1 वर्षीय ही होते हैं। यानी अपने जीवन में केवल एक बार ही पुष्पन क्रिया करके अपन को फसल देते हैं, उसके बाद में पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। द्विबीजपत्री के जो पौधे होते हैं वो द्विवर्षीय से लेकर बहुवर्षीय तक होते हैं। और द्विबीजपत्री पादप किसको कहते हैं? जिसके बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री पादप कहलाते हैं। जैसे आम है, नारियल है, चना है, मटर है, ये सभी द्विबीजपत्री के पादप कहलाते हैं। अब आवर्त बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यानी आवर्त बीजी के पौधों में 2 प्रकार की पीढ़ी होती है। एक होती है बीजाणुोद्भिद पीढ़ी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और दूसरी होती है युग्मकोद्भेद पीढ़ी, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। बीजाणुोद्भिद पीढ़ी वो पीढ़ी होती है जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं, बीज बनते हैं। और युग्मोद्भिद पीढ़ी वो पीढ़ी होती है जिसके अंदर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक बनने वाला नर युग्मोद्भिद, मादा युग्मक बनने वाली पीढ़ी कहलाती है मादा युग्मोद्भिद। अब बीजाणुोद्भिद पीढ़ी की क्या विशेषता है कि एक तो ये द्विगुणित होती है। बीजाणुोद्भिद पीढ़ी की पहली विशेषता है द्विगुणित होती है। दूसरा ये स्वपोषी होती है, यानी इसमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। और तीसरी इसकी क्या विशेषता है? दीर्घकालिक होती है, लंबे समय तक जीवित रहती है, दीर्घकालिक होती है। चौथी इसकी विशेषता होती है बीजाणुोद्भिद पीढ़ी है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती, मूल, स्तंभ और पर्ण, रूट, स्टेम, लीव्स। ये इसके कायिक भाग है और इनकी वृद्धि जब पूर्ण हो जाती है, कायिक भागों की वृद्धि पूर्ण हो जाती है, तो इसके ऊपर क्या विकसित होते हैं? पुष्प, यानी जन्नांग विकसित होते हैं। और पुष्प है इसके अंदर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विलिंगी पुष्प और एक होता है एकलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प किसको कहते हैं?
जिसके अंदर नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में विकसित होते हैं, वो कहलाता है द्विलिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प वो पुष्प होता है जिसमें नर और मादा में से कोई एक जननांग विकसित होता है। जिस पुष्प में नर जननांग होता है वो पुष्प कहलाता है नर पुष्प, और जिसमें मादा जननांग विकसित होते हैं वो पुष्प कहलाता है मादा पुष्प। अब जो पुष्प है इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदल पुंज, जिसको कैलिक्स कहते हैं। दूसरा होता है दल पुंज, करोला। तीसरा होता है पुमांग, एंड्रोसिया। और चौथा होता है जायाम, गाइनोसिया। बाह्यदल पुंज और दल पुंज ये इसके कायिक भाग होते हैं, और पुमांग और जायांग ये इसके जनन भाग होते हैं। पुमांग है इसका नर जननांग है, और जायांग है ये इसका मादा जननांग है। पुमांग इसका नर जननांग है, जायांग इसका मादा जननांग है। पुमांग का एक सदस्य क्या कहलाता है? पुंकेसर। जायांग का एक सदस्य क्या कहलाता है? स्त्री केसर। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी उत्तक और पुतंतु। स्त्री केसर के भी 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुंकेसर के परागकोश में नर युग्मक बनते हैं, परागकण। और स्त्री केसर के अंडाशय में पाया जाता है बीजांड, और बीजांड के अंदर पाया जाता है मादा युग्मोद्भिद, जिसका नाम है भ्रूणकोश। और इस भ्रूणकोश में पाया जाता है मादा युग्मक, जिसका नाम है अंड कोशिका। तो नर युग्मक बना परागकण, मादा युग्मक बना अंड कोशिका। तो नर और मादा युग्मक में जब संलयन होता है यानी निषेचन की क्रिया होती है तो क्या बनेगा? युग्मनज। और युग्मनज वृद्धि करके वापस क्या बनाता है? बीजाणोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करता है। यानी आवर्त बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का लगातार बनते रहना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। आवर्त बीजी का जो मुख्य पौधा है वो होता है बीजाणोद्भिद, जो कि द्विगुणित होता है, और ये जड़, तना, पत्ती में विभाजित रहता है। बीजाणोद्भिद पर पुष्प विकसित होते हैं, और पुष्प के अंदर क्या होते हैं? जननांग, नर और मादा जननांग। और इन नर और मादा जननांग में, नर जननांग में नर युग्मक परागकण बनते हैं, मादा जननांग में मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण होता है। फिर नर और मादा युग्मक में वापस क्या होता है? संलयन होता है, जिससे वापस युग्मनज बनेगा, और युग्मनज वृद्धि करके वापस बीजाणोद्भिद पीढ़ी, यानी मुख्य पौधा बीजाणोद्भिद। तो बीजाणोद्भिद से क्या बना? युग्मोद्भिद पीढ़ी, और युग्मोद्भिद पीढ़ी से वापस क्या बनी? बीजाणोद्भिद पीढ़ी। तो आवर्त बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी है लगातार इसमें बनती जाती है। अब इसमें दूसरा इसमें शब्द है जनन। जनन किसको कहते हैं? पहला इसमें शब्द आएगा जनन। कहते किसको हैं? कि सजीवों द्वारा अपने जैसे नए नए जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। कोई भी सजीव है, चाहे पौधा है चाहे जंतु है, अपने जैसे नए नए जीवों को उत्पन्न करता है तो वो कहलाता है जनन। अब सजीव जनन क्यों करता है? सजीव अपनी जाति की निरंतरता और वंश के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करता है। आवर्त बीजी पादपों में जनन है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है
अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है कि एक तो इसमें नर और मादा जननांग नहीं बनते हैं, दूसरा जब जिसमें जननांग नहीं है तो इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, तीसरा जब युग्मक नहीं बनेंगे तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, केवल इसमें समसूत्री विभाजन होता है। पांचवी विशेषता क्या है कि इसमें जीन विनिमय नहीं होता है, यानी गुणसूत्रों का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसमें जीन विनिमय नहीं होता है, गुणों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए उत्पन्न संतति है वो आनुवंशिक रूप से व आकारिकी रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है, इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसमें बोर्ड में प्रश्न भी आया हुआ है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि अलैंगिक जनन में सजीव के शरीर का कोई भी भाग है वो टूट करके अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण होता है। अब लैंगिक जनन की क्या विशेषता है कि इसमें नर और मादा जननांग विकसित होते हैं, जब इसमें जननांग विकसित होते हैं तो इसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं, जब युग्मक बनते हैं तो इसमें निषेचन की क्रिया होती है, और जब निषेचन की क्रिया होती है तो इसमें जीन विनिमय होता है, आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान होता है, और आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान होने से गुणसूत्रों का पृथक्करण होने से उत्पन्न संतति है वो जनक से भिन्न दिखाई देती है, यानी आकारिकी रूप से और आनुवांशिक रूप से अलग अलग दिखाई देती है, इसलिए संतति में विभिन्नताएं पाई जाती है, और इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन इसमें पाए जाते हैं। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के ये सामान्य विशेषता है। आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।